हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ मुकेश चावला और मैं आप सभी का यूटिलिटेरियन आईएएस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने देखा, हमारी पिछली वीडियो में हमने जो भी टॉपिक पढ़ा और उसका इन डेप्थ स्टडी करी और हमने ये जाना कि वो टॉपिक क्यों ज़रूरी है और ये जाना कि वो किस तरीके से यूपीएससी में उसमें क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसी तरीके से हम आने वाले आगे टॉपिक को भी इतने ही डेप्थ में पढ़ेंगे और ये जानेंगे कि क्यों ये टॉपिक ज़रूरी हैं और उनका पढ़ना क्यों ज़रूरी है। चलिए देखते हैं आज की वीडियो में, इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारी वीडियो का स्कोप क्या है। सबसे पहले आपने देखा कि हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करे। दैट इज हमने सबसे पहले अपनी लास्ट वीडियो में मिनिस्ट्री और उसके डिपार्टमेंट के बारे में पढ़ा और उसके बाद देखा कि रॉकेट के बारे में पढ़ा। और सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि मिनिस्ट्री का रोल क्या है, उनके फंक्शंस क्या हैं, उसके डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या हैं और उनको पढ़ना क्यों जरूरी है। ठीक है, उसके साथ साथ हमने ये देखा कि रॉकेट का एक्चुअल में मिसाइल सिस्टम में यानी डिफेंस सिस्टम में क्या रोल प्ले होता है। तो उसके साथ साथ हमने ये जाना कि मिसाइल सिस्टम के बारे में, उसके कंपोनेंट के बारे में, उसकी वर्किंग के बारे में हमने ये सारी चीज एक एक बारीकी से पढ़ी है और हमने ये चीज सारी डिटेल में अपनी लास्ट वीडियो में कवर करी। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं और उसका क्लासिफिकेशन के बेसिस पे हम ये जानेंगे कि क्यों वो चीजें जरूरी हैं पढ़ना और उसके साथ साथ हम ये देखेंगे कि क्या क्या उसमें पढ़ना जरूरी है और क्यों पढ़ना जरूरी है। चलिए देखते हैं सबसे पहले क्लासिफिकेशन में हम क्या पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन में हम आते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा क्लासिफिकेशन यानी मिसाइल्स का क्लासिफिकेशन किन किन टॉपिक के बेसिस पे यानी किन किन चीजों के बेसिस पे करा जा सकता है। जैसा कि हम देखते हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन है वो टाइप्स के बेसिस पे, लॉन्च के बेसिस पे और उसके साथ साथ हम रेंज के बेसिस पे और प्रोपल्शन सिस्टम के बेसिस पे कर सकते हैं। और उसके अलावा अगर हम बात करें तो हम वॉरहेड के बेसिस पे और गाइडेंस सिस्टम के बेसिस पे भी कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वो चीज पढ़ेंगे जो हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए जरूरी है। तो हम बेसिकली कहां जाएंगे, हम टाइप्स के बारे में देखेंगे, उसके अलावा हम लॉन्च के बारे में देखेंगे और रेंज के बारे में और प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में कि किस तरीके से इन बेसिस पर हम अपनी मिसाइल का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं टाइप के बारे में। टाइप के बारे में जब आते हैं, टाइप के बेसिस पे अपनी मिसाइल को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। दैट इज आवर क्रूज मिसाइल एंड सेकंड इज आवर बैलिस्टिक मिसाइल। अब ये होती क्या है, इनके बारे में हम एक एक करके बारीकी से पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम आते हैं क्रूज मिसाइल पे। व्हाट इज क्रूज मिसाइल? क्रूज मिसाइल इज बेसिकली आवर अनमैन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल। यानी ये है क्या चीज, यानी क्रूज मिसाइल क्या होती है कि उसमें कोई भी आदमी ट्रेवल नहीं करता और उसमें क्या होता है, दैट इज सेल्फ प्रोपेल्ड। सेल्फ प्रोपेल्ड मतलब उसमें ऑलरेडी फ्यूल फिल करा गया है और वही क्या करता है, टिल द इम्पैक्ट ऑफ टाइम। यानी हम जब एक मिसाइल को एक जगह से लॉन्च करते हैं और उसके टारगेट पॉइंट तक पहुंचाने के लिए वो मिसाइल कंटिन्यूअसली थ्रस्ट गेन करती रहती है। कब तक? जब तक यहां से अगर मैंने किसी मिसाइल को लॉन्च करा है और एक पर्टिकुलर टारगेट पॉइंट पे अगर उसे जाना है तो यहां से मिसाइल को कंटिन्यूअसली थ्रस्ट मिलेगा और वो यहां तक जब तक उस पॉइंट पर नहीं पहुंचेगी तब तक उसको वो थ्रस्ट प्रोवाइड होता रहेगा। तो यही हमारी क्या होती है, क्रूज मिसाइल। और जो क्रूज मिसाइल है उसको प्रॉपर गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड होता रहता है थ्रू आवर रेडार सिस्टम, थ्रू आवर जीपीएस सिस्टम और उसके साथ साथ इसके अंदर एक इंटरनल गाइडेंस सिस्टम भी होता है। तो और ये बेसिकली किस टेक्नोलॉजी पे काम करती है, ये जेट टेक्नोलॉजी पे काम करती है। ठीक है, अब व्हाट इज जेट टेक्नोलॉजी, इसके बारे में हम डिटेल में एक अलग से हम इसके बारे में डिटेल स्टडी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये मिसाइल है वो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रेवल कर सकती है, वो इससे बाहर जा ही नहीं सकती। क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि ये जब बाहर चले, क्योंकि इनकी जो कैटेगराइजेशन है ये इनको इसी तरीके से डिजाइन करा जाता है कि ये सिर्फ एटमॉस्फेयर के अंदर रहेंगी तो ही ट्रेवल कर पाएंगी, अगर बाहर जाएंगी तो उनकी कैटेगराइजेशन हमारी बैलिस्टिक मिसाइल हो जाती हैं। तो हमारी जो क्रूज मिसाइल होती हैं उनकी डिजाइनिंग, उनकी वर्किंग सिर्फ अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है और जैसे ही हम उसको किसी भी मिसाइल को एटमॉस्फेयर से बाहर भेजने की कोशिश करते हैं तो उसको बैलिस्टिक मिसाइल के अकॉर्डिंग डिजाइन करा जाता है। ठीक है, और इसके साथ साथ हम
क्रूज मिसाइल को तीन बेसिस पे ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड हम तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यानी उनका कैटेगराइजेशन जो है वो तीन पार्ट में हो सकता है। फर्स्ट इज आवर सबसोनिक क्रूज मिसाइल। व्हाट इज द सबसोनिक क्रूज मिसाइल? दैट इज द, यानी जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका कैटेगराइजेशन, यानी हम क्रूज मिसाइल को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्पीड, यानी उसकी स्पीड के बेसिस पे, कि यानी जितनी स्पीड से वो ट्रेवल करेगी उसके बेसिस पे हमने उसको क्या करा है, डिवाइड करा है। तो पहला आता है हमारा सबसोनिक क्रूज मिसाइल। उसकी स्पीड जो होती है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.8 मैक होती है। व्हाट इज मैक? मैक इज द यूनिट, यानी जैसे कि आपको पता होगा कि जब हम किसी टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो किस में करते हैं, या तो केल्विन में, या फिर क्या करते हैं, सेल्सियस में या फ़ारेनहाइट में। उसी तरीके से जब हम बहुत ज्यादा हाई स्पीड की कोई व्हीकल ट्रेवल करती है तो हम उसे मैक में मेजर करते हैं। अदरवाइज आपने सुना होगा कि मीटर पर सेकेंड एंड ऑल, ठीक है। तो यहां पर जब हम एक मैक को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, दैट इज, यानी 1 मैक इज इक्वल टू 333 मीटर पर सेकंड, दैट इज द स्पीड ऑफ साउंड। यही क्या होती है, हमारी साउंड की स्पीड होती है। यानी एक जो हमारी साउंड है, यानी जो मैं कुछ भी बोल रहा हूं वो इतनी स्पीड से ट्रेवल करती है। दैट मीन्स वो एक सेकंड के अंदर 330 मीटर ट्रेवल कर सकती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कैटेगराइजेशन सुपरसोनिक मिसाइल होता है। सुपरसोनिक मिसाइल वो होती हैं जो 2 से 3 मैक की स्पीड से ट्रेवल कर सकती हैं, यानी वो एक सेकंड में नियर अबाउट 2 to 3 टाइम्स हमारी स्पीड की साउंड, यानी साउंड की जो स्पीड है उससे ट्रेवल कर सकती हैं। यानी वो एक सेकंड के अंदर 666 मीटर तक ट्रेवल कर सकती है और उससे भी ज्यादा, जिसका एग्जांपल हम बहुत अच्छे से जानते हैं, दैट इज अवर ब्रह्मोस मिसाइल, जो कि हमारी रिसेंट फेज में डेवलप कर रही है और उसके ऊपर बहुत रिसर्च भी चल रही है। उसके बाद आती है हमारी हाइपरसोनिक मिसाइल, जिसका अभी अभी रिसेंटली इंडिया ने टेस्ट करा है और उसके बारे में भी हम आगे जानेंगे अपनी रिसेंट डेवलपमेंट्स में, ठीक है। तो हमारी जो हाइपरसोनिक मिसाइल होती है उनकी स्पीड ग्रेटर देन 5 मैक होती है, और उसका जो सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, हमारे पास ब्रह्मोस 2 मिसाइल, यानी जो हमारी ब्रह्मोस का जो सेकंड वर्जन है वो इस स्पीड से और इससे भी ज्यादा, यानी 5 मैक से भी ज्यादा की स्पीड से ट्रेवल कर सकता है, ठीक है। तो यही हमारा क्या है, बेसिकली क्रूज मिसाइल जो है वो हमारी सेल्फ प्रोपेल्ड हमारी व्हीकल होती है, यानी इसको प्रॉपर यानी कॉन्टिन्यूअसली थ्रस्ट प्रोवाइड होता रहता है। थ्रस्ट का मतलब मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में। थ्रस्ट का मतलब है कि हमारा जो फ्यूल है, फ्यूल यानी हमारा जो लिक्विड हाइड्रोजन है और लिक्विड ऑक्सीजन है, वो क्या है, वो दोनों एक दूसरे वो कॉन्टिन्यूअसली बर्न होते रहते हैं जब तक ये मिसाइल यानी ये क्रूज मिसाइल अपने टारगेट पॉइंट पर ना पहुंच जाए, ठीक है। तो यही हमारी क्या होती है, क्रूज मिसाइल होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही ट्रेवल करती है, इससे बाहर नहीं जाती, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट मिसाइल हमारी क्या है, दैट इज अवर बैलिस्टिक मिसाइल। उसके बारे में हम पढ़ते हैं। व्हाट इज बैलिस्टिक मिसाइल? सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है बैलिस्टिक, यानी बैलिस्टिक का मतलब क्या है, ये एक मिसाइल क्या होती है, ये अपनी ट्रिजेक्ट्री जो है वो बैलिस्टिक ट्रिजेक्ट्री होती है। ट्रिजेक्ट्री मतलब कैसे, सपोज मैंने एक बॉल को थ्रो करा, ठीक है, तो वो क्या है, वो क्या करेगी, किस तरीके से अपना पाथ ट्रेवल करेगी, ठीक है। तो यहां पर भी बैलिस्टिक का मतलब ही क्या है कि वो जिस तरीके से जब हम एक बॉल को थ्रो करते हैं तो वो जब एक हैंड से दूसरे हैंड तक जाती है, लाइक दिस। यहां पर अगर हम बात करें तो अगर मैं बॉल को थ्रो करता हूं यहां से इस पॉइंट पर, तो वो बॉल क्या करती है, इस तरीके से ट्रेवल करते हुए इस पॉइंट तक आती है, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही पाथ हमारी बैलिस्टिक मिसाइल यानी यही उसकी ट्रिजेक्ट्री होती है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, यानी हम जब किसी मिसाइल को, यानी अगर हम किसी बैलिस्टिक मिसाइल को लॉन्च करते हैं एक पर्टिकुलर लॉन्च पैड से, तो वो टारगेट पॉइंट तक जाते जाते एक पर्टिकुलर ये वाला पाथ फॉलो करती है, जबकि हमारी क्रूज मिसाइल ऐसा पाथ फॉलो नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि उसको प्रॉपर कॉन्टिन्यूअसली थ्रस्ट प्रोवाइड होता है। जब वो एक इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाती है तो वो कॉन्टिन्यूअसली एक गाइडेंस सिस्टम फॉलो करते हुए एक पर्टिकुलर पाथ कवर करती है, लाइक दिस,
ठीक है, इट कुड बी एनीथिंग, यानी ये उसका क्रूज मिसाइल का ये पाथ हो सकता है, उसके अलावा कोई भी पाथ हो सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें इसको कॉन्टिन्यूसली थ्रस्ट प्रोवाइड होता रहता है, किसको? क्रूज मिसाइल को। लेकिन हम जब बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल में हम क्या करते हैं, हम उसको कुछ स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पर्टिकुलर स्टेजेस में क्या होता है, उसको पर्टिकुलर थ्रस्ट प्रोवाइड होता है, और आफ्टर 2 और 3 स्टेजेस, जैसे कि आपने देखा होगा कि बैलिस्टिक मिसाइल, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे, कि उसको अलग अलग बेसिस पे भी कैटेगराइज करा जा सकता है। ठीक है, तो कुछ मिसाइल ऐसी होती हैं जो शॉर्ट रेंज के लिए होती हैं, कुछ लॉन्ग रेंज के लिए होती हैं, जैसे कि हमारी इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो कि अग्नि 5, जिसके बारे में आपने बहुत सुना भी होगा। ठीक है, वो मिसाइल क्या कर सकती है, वो यहां से बैठे बैठे हमारे दूसरे कंटिनेंट तक या दूसरी कंट्री तक, दूर दूर तक हमारे ट्रैवल कर सकती है। ठीक है, तो अगर हमें इतना ज्यादा डिस्टेंस किसी मिसाइल को कवर कराना है, यानी हमें हमारा जो टारगेट पॉइंट है डेफिनेटली वो इतनी दूरी पे है, तो अगर मुझे इतना डिस्टेंस ट्रेवल कराना है तो उसे मुझे कुछ पर्टिकुलर स्टेजेस में डिवाइड करना पड़ेगा। रीजन, क्योंकि एक पर्टिकुलर स्टेज क्या करती है, पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंदर ही काम कर पाता है। ठीक है, यही इसीलिए हम क्या करते हैं, हम ऑलरेडी ऑक्सीजन को यानी ऑक्सीडाइजर को इसके अंदर ऑलरेडी रखते हैं। यानी ऑक्सीडाइजर क्या होता है, हमारा ऑक्सीजन जो कि फ्यूल के साथ बर्न होता है। बिना ऑक्सीजन हमारा फ्यूल बर्न नहीं हो सकता। ठीक है, जैसे ही मैंने क्या आपको बताया कि बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसा पाथ फॉलो करती है जिसमें हम देखते हैं कि वो अब एक बार हम उसको हाथ से छोड़ दे किसी बॉल को, तो वो क्या करती है, वो ऑटोमेटिकली एक पर्टिकुलर हाइट तक जाती है और फिर उसके बाद नीचे आ जाती है। सेम विद दिस बैलिस्टिक मिसाइल। तो इसमें होता क्या है, ये एक एटमॉस्फेयर से दूसरे एटमॉस्फेयर पे जाती है, यानी एक एटमॉस्फेरिक लेवल से दूसरे एटमॉस्फेरिक लेवल पे जाती है, जिस वजह से क्या होता है, उसमें हमें ऑक्सीजन का लेवल कम होता चला जाता है। जब ऑक्सीजन का लेवल कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि हम एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन नहीं ले सकते। ठीक है, तो इसी वजह से हम मिसाइल्स में या फिर हम स्पेस शटल्स में भी ऑक्सीडाइजर को ऑलरेडी इसमें फिट करके रखते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम जब देखते हैं कि हमारी जो मिसाइल है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो क्या कर रही है, एक पैराबोलिक पाथ फॉलो कर रही है, जैसा कि हमारी एक बॉल फॉलो करती है। ठीक है, यानी उसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो क्या है, पैराबोलिक है। उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो मिसाइल है बहुत ज्यादा हैवी लोड कैरी करती है। क्यों? क्योंकि अगर मुझे इतना लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल कराना है तो उसके लिए मुझे क्या जरूरी है, मुझे बहुत ज्यादा फ्यूल की भी जरूरत होगी, और ऑब्वियस सी बात है अगर मैं उसको इतनी दूर भेज रहा हूं तो उसके अंदर बहुत ज्यादा वॉरहेड भी फिल करा जाएगा ताकि उसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा रहे। ठीक है, उसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि हमारी जो ये बैलिस्टिक मिसाइल है उसको कहां से लॉन्च करा जा सकता है, दैट इज आवर शिप्स एंड एज वेल एज लैंड्स। ठीक है, यानी उसको सरफेस से भी लॉन्च करा जा सकता है और उसको शिप से भी लॉन्च करा जा सकता है। जैसा कि आपको पता है हमारी पृथ्वी 1, पृथ्वी 2 एंड अग्नि धनुष, दीज आर द बेसिक एग्जांपल्स ऑफ आवर बैलिस्टिक मिसाइल, जिसको आपने न्यूज में बहुत सुना भी होगा और देखा भी होगा कि कब हमारे डीआरडीओ ने इन सब का प्रशिक्षण करा है, यानी इनकी टेस्ट सक्सेसफुल टेस्ट करा है। ठीक है, तो चलिए ये देखते हैं कि उसके अलावा हम बैलिस्टिक मिसाइल को किन किन बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट इज अवर लॉन्च मोड। लॉन्च मोड जैसा कि मैंने आपको बताया, इट कुड बी लैंड और इट कुड बी सी, यानी हम इसको लैंड से भी लॉन्च कर सकते हैं और साथ साथ हम इसको सी से भी लॉन्च कर सकते हैं। जस्ट क्या होता है, इनका थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दिया जाता है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द व्हीकल जहां से उसे लॉन्च करा जा रहा है। ठीक है, उसके साथ साथ हम इसको रेंज के बेसिस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज आवर इंटरमीडिएट रेंज एंड सेकेंड इज आवर इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज। ठीक है, तो आगे की इसके बारे में आगे जानने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि किस तरीके से ये जो हमारी बैलिस्टिक मिसाइल है काम करती है, यानी इसकी वर्किंग कैसे रहती है। जैसे कि मैंने आपको बताया, क्रूज मिसाइल क्या करती है, उसको कॉन्टिन्यूसली एक थ्रस्ट प्रोवाइड होता रहता है और वो कॉन्टिन्यूसली एक पर्टिकुलर डायरेक्शन फॉलो करती है। ठीक है, लेकिन बैलिस्टिक मिसाइल किस तरीके से काम करती है, आइए देखते हैं। ठीक है, ये है हमारा बैलिस्टिक मिसाइल का पाथ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले क्या करा जाता है, बैलिस्टिक मिसाइल को एक पर्टिकुलर लॉन्च पैड से लॉन्च करा जाता है, जिस वजह से वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आगे जाती है और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद, यानी जैसे ही हमारा थ्रस्ट यानी एक पर्टिकुलर रॉकेट से यानी एक पर्टिकुलर स्टेज से वो उसका फ्यूल जब खत्म हो जाता है तो वो उस रॉकेट के यानी उस पर्टिकुलर स्टेज से
थ्रस्ट मिलना खत्म हो जाता है। तो उससे क्या होता है, उस टाइम पे जैसे ही थ्रस्ट मिलना खत्म बंद हो गया तो उस टाइम क्या करते हैं, हम उस पार्ट को क्या करते हैं, उससे अलग कर देते हैं। तो जैसे कि आपने देखा भी होगा, बहुत सारी सैटेलाइट जब जैसे ही लॉन्च व्हीकल ऊपर जाते हैं तो जैसे ही उनका फ्यूल खत्म होता है उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद जैसे, और साथ साथ इस केस में यानी जब हम बैलिस्टिक मिसाइल की बात करते हैं तो उसके साथ साथ उसकी टिप भी अलग कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद क्या करा जाता है, उस जैसे ही फर्स्ट स्टेज की जो आउटर केसिंग है उससे अलग होती है तो सेकंड स्टेज क्या करती है, अपना इग्निशन स्टार्ट कर देती है। जिस वजह से क्या होता है, इस इग्निशन की वजह से कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस पे यहां से यहां तक ये वाली जो स्टेज है अपना थ्रस्ट प्रोवाइड करती है, और फिर उस पॉइंट पे आने के बाद जैसे ही इस स्टेज का फ्यूल खत्म हो जाता है तो वो इससे क्या होती है, अलग हो जाती है। उसी तरीके से नेक्स्ट स्टेज भी आगे जाके अलग हो जाती है। फिर क्या होता है कि जब किसी पर्टिकुलर सैटेलाइट को थ्रस्ट प्रोवाइड हो जाता है, किसी मिसाइल को थ्रस्ट प्रोवाइड हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि वो मिसाइल फिर भी आगे कंटिन्यूअस पाथ फॉलो करती है। जैसे कि आप नॉर्मली देखते हैं कि अगर आप बॉल को थोड़ा सा आगे की तरफ भेजेंगे अपने फ्लोर पर तो क्या होगा, आपने तो उसे अपने हाथ से छोड़ दिया लेकिन फिर भी क्या है, वो बॉल कंटिन्यूअसली आगे की तरफ चलती चली जाती है। सेम विद दिस बैलिस्टिक मिसाइल, एक स्टेज के बाद दूसरी स्टेज काम करती है, दूसरी के बाद तीसरी, जब तीनों स्टेज जब अलग हो जाती है, ठीक है, तो उसके बाद भी क्या है, जस्ट बिकॉज ऑफ थ्रस्ट वो मिसाइल आगे की तरफ कॉन्टिन्यूअसली मूव करती रहती है। और क्या होता है, वो ऊपर सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट होता है जहां पर उसकी वेलोसिटी बिल्कुल जीरो हो जाती है, यानी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये ऊपर जा रही है और उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद वो नीचे आना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि ये जो हमारे वॉर हेड हैं वो नीचे एटमॉस्फेयर की तरफ एंटर करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, यही हमारी बैलिस्टिक मिसाइल की वर्किंग होती है कि उसको एक ट्रेजेक्ट्री यानी उसको एक पैराबोलिक पाथ फॉलो करती है, ठीक है। उसके साथ साथ ये क्या करती है, ये एटमॉस्फेयर यानी एटमॉस्फेयर के बाहर तक जाती है और फिर से वो एटमॉस्फेयर के अंदर एंट्री करती हैं। ये कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल की बात कर रहा हूं मैं, जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करती है या इंटरमीडिएट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं। शॉर्ट रेंज की जो बैलिस्टिक मिसाइल होती हैं उनको एटमॉस्फेयर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन उनकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है वो भी ऑलमोस्ट यही होती है, ठीक है। यानी वो भी क्या करती है, एक पैराबोलिक पाथ ही फॉलो करती है। उनको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है ताकि उनको ये पाथ फॉलो कराया जा सके, इस तरीके से उनको पाथ फॉलो कराया जाता है ताकि वो क्या करे, एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंपैक्ट कर सके और उस पर्टिकुलर पॉइंट को टारगेट कर सके और उसको डिस्ट्रॉय कर सके, ठीक है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हमने इसको डिवाइड करा है तीन पार्ट में, यानी 3 स्टेजेस में। फर्स्ट स्टेज में आप देख सकते हैं कि पहले स्टेज में क्या होता है कि ये इसका लॉन्च होता है और साथ साथ क्या होता है, जब तक रॉकेट उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करता रहता है तब तक क्या होता है, वो मिसाइल आगे की तरफ बढ़ती चली जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है कि ये जो स्टेज है यानी जो फर्स्ट फेज जो है वो क्या होता है, ऑलमोस्ट किसमें होता है, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होता है। फिर उसके बाद आता है मिड फेज। इस फेज में क्या होता है कि हमारा जो रॉकेट है जब फायरिंग करना बंद कर देता है, उसके बाद क्या होता है, वो फिर भी क्या होती है, वो आगे की तरफ बढ़ती रहती है ऊपर की तरफ। फिर एक पॉइंट आता है कि वो अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है और एक पर्टिकुलर हाइट पे जाने के बाद फिर से वो क्या करती है, वो नीचे की आने की तरफ स्टार्ट कर देती है। दैट इज द जो कि हमारा सबसे लंबा पाथ होता है, मिड फेज। फिर उसके बाद क्या होता है, टर्मिनल फेज में, दैट इज आवर टर्मिनल फेज, जिसमें क्या होता है कि इट बिगिंस व्हेन द डिटैच्ड वॉरहेड री एंटर्स द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी जो हमारा जो एक वॉरहेड है जो ऑलरेडी हमारे रॉकेट से अलग हो चुका है, वो क्या करता है, हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर आना स्टार्ट कर देता है और उसको एक पर्टिकुलर गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड होती है, जिस वजह से क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को इंपैक्ट करता है। इसके साथ साथ एज पर दी वेरिएशंस ऑफ द वॉरहेड, हमारे जो अलग अलग वॉरहेड हैं वो अलग अलग पॉइंट को भी इंपैक्ट कर सकते हैं। वो उसके गाइडेंस सिस्टम पे डिपेंड करता है कि उसको किस तरीके के गाइडेंस प्रोवाइड करा गया है। तो जब कोई वॉरहेड एक एटमॉस्फेयर से वापस, यानी बैलिस्टिक मिसाइल का जो वॉरहेड है वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तो वो उसकी गाइडेंस सिस्टम होता है जो उसे गाइड करता है कि उसे कहां पर इंपैक्ट करना है, ठीक है। तो ये था हमारा बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल के बारे में कि किस तरीके से बैलिस्टिक मिसाइल और किस तरीके से क्रूज मिसाइल वर्क करती है और इन दोनों का किस तरीके से
किस तरीके से इन दोनों का कैटेगराइजेशन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी मिसाइल्स को किस तरीके से हम ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च मोड के बेसिस पे किस तरीके से उसे डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, पहला आता है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सरफेस टू सरफेस मिसाइल, सेकंड आता है सरफेस टू एयर मिसाइल, नेक्स्ट इज सरफेस टू सी मिसाइल, एंड उसके बाद आता है एयर टू एयर, और उसके बाद आता है सी टू सी मिसाइल, और उसके बाद हम देखने को मिलता है एयर टू सरफेस, और उसके बाद आता है सी टू सरफेस, एंड नेक्स्ट इज एंटी टैंक मिसाइल। ठीक है, चलिए देखते हैं इनके बारे में एक एक करके। तो पहला है हमारा सरफेस टू सरफेस मिसाइल। जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, यहां पर मोस्ट ऑफ दी जो आपको इसका जो कैटेगराइजेशन है, यानी लॉन्च मोड के बेसिस पे जो हमने कैटेगराइजेशन करा है, वो आपको नाम से ही देखने को मिल जाएगा कि हम किस बेसिस पे उसका कैटेगराइजेशन कर रहे हैं। जैसे कि आपको पहला दिख रहा है सरफेस टू सरफेस मिसाइल। सरफेस टू सरफेस मतलब उसको एक सरफेस से लॉन्च करा जाएगा, और जो हमारा टारगेट पॉइंट होगा वो भी क्या होगा, सरफेस ही होगा। इट इज अ गाइडेड प्रोजेक्टेड मिसाइल लॉन्च्ड फ्रॉम अ हैंडहेल्ड। उसके साथ साथ या तो हम उसे व्हीकल से लॉन्च कर सकते हैं, या फिर हम उसे क्या कर सकते हैं, जो ऑलरेडी फिक्स्ड इंस्टॉलेशन है उससे भी लॉन्च कर सकते हैं। जैसा कि हमारी जो अग्नि मिसाइल सीरीज है वो सारी की सारी क्या है, हमारी सरफेस टू सरफेस है। उसके अलावा जो धनुष मिसाइल है दैट इज ऑल्सो सरफेस टू सरफेस मिसाइल। नेक्स्ट इज आवर सरफेस टू एयर मिसाइल, और जैसे कि आप नाम से देख सकते हैं कि सरफेस टू एयर मिसाइल का मतलब ही क्या है कि उसे सरफेस से लॉन्च करा जा रहा है, और उसको एक पर्टिकुलर एरियल टारगेट पे लॉन्च करने के लिए, जैसे कि एक एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए या एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसका यूज करा जा सकता है। ठीक है, उसके साथ साथ हम उसका हेलीकॉप्टर या बैलिस्टिक, इवन बैलिस्टिक मिसाइल को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इसका यूज करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी आकाश मिसाइल है वो इसी पर्पस के लिए ही यूज करी जाती है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं। आगे हमारी आती है सरफेस टू सी मिसाइल, यानी इसको हम सरफेस से लॉन्च करते हैं, यानी बेसिकली कोस्टल एरिया से, यानी इसकी डिप्लॉयमेंट कोस्टल एरिया में रखी जाती है ताकि कोई भी एनिमी वॉरशिप्स हमारी तरफ आए तो उसको डिस्ट्रॉय करा जा सके। तो जैसे कि आप नाम से ही देख सकते हैं, इसको सरफेस से ही इसको लॉन्च करा जाता है, और इसके बाद इसको सी में, यानी सी में कोई भी हमारा एनिमी है उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, और उसके बाद आती है एयर टू एयर मिसाइल। एयर टू एयर, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको कहां से लॉन्च करा जाएगा, एयर से ही लॉन्च कराया जाएगा, एक पर्टिकुलर हेलीकॉप्टर से या पर्टिकुलर एक एयरक्राफ्ट से, ताकि एक सामने के एनिमी एयरक्राफ्ट को डिस्ट्रॉय करा जा सके। और उसमें हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट मिसाइल है वो कौन सी है, अस्त्र मिसाइल। ठीक है, जिसका बेसिकली पर्पस ही यही है कि उसको किस पर्पस के लिए बनाया गया है, ताकि उसको एयरक्राफ्ट के थ्रू लॉन्च करा जा सके। उसके बाद आती है हमारे एयर टू सरफेस मिसाइल। जैसे कि आपको पता होगा, आपको याद होगा कि जो हमारी पुलवामा अटैक करा गया था उसमें हमारा कौन सी मिसाइल यूज करी गई थी, उसमें हमारी जो मिसाइल करी गई थी वो एयर टू सरफेस थी। क्यों? क्योंकि उसको हमारे फाइटर जेट से लॉन्च करा गया था, और एक जो सरफेस पे हमारे टारगेट है उसको डिस्ट्रॉय करा गया था। ठीक है, तो इट इज डिजाइन टू लॉन्च फ्रॉम द मिलिट्री एयरक्राफ्ट एंड स्ट्राइक्स द ग्राउंड, जहां पर हमारा एक पर्टिकुलर ग्राउंड पे उसको क्या करा गया, टारगेट पॉइंट था हमारा। ठीक है, और उसका जो बेसिकली हमारा जितना भी गाइडेंस सिस्टम है वो कहां से प्रोवाइड होता है, उसका इंफ्रारेड गाइडेंस सिस्टम होता है या फिर जीपीएस होता है। ठीक है, उसके साथ साथ उसका और भी तरीके से उसको गाइडेंस सिस्टम प्रोवाइड करा जाता है। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा C2C मिसाइल और C2 सरफेस एंड एंटी टैंक। ठीक है, C2C हम देख सकते हैं कि इसको सी से लॉन्च करा जाता है, यानी शिप से, एक पर्टिकुलर शिप से दूसरी पर्टिकुलर शिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए, या फिर एक पर्टिकुलर सबमरीन से दूसरी सबमरीन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ठीक है, इस तरीके से इसका यूज करा जाता है। उसके साथ साथ आता है हमारा C2 सरफेस, दैट इज उसको सी से लॉन्च करा जाता है, यानी सी यानी किसी पर्टिकुलर शिप से, और उसको कहां पर उसका टारगेट होता है, एक सरफेस पॉइंट यानी कोस्टल एरिया। ठीक है, और उसके बाद आती है हमारी एंटी टैंक मिसाइल। एंटी टैंक से ही आप नाम से ही देख सकते हैं इसका यूज किस लिए हो रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए, और जिसमें हमारा जो सबसे मेन रोल जो प्ले करती है वो हमारी है नाग मिसाइल, दैट इज द सीरीज ऑफ नाग मिसाइल। जैसा कि आपको पता है कि नाग इज द ओनली मिसाइल जो कि हमारे 2 मिसाइल के बाद तीसरी मिसाइल है जो इस तरीके की परफॉर्मेंस कर सकती है। ठीक है, और वो मिसाइल सिर्फ अमेरिका और इजराइल के पास ही है। ठीक है, तो अब यहां पर हम देखते हैं कि इसका जो काम है एंटी टैंक का, यानी उसको टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए करा जाता है। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा किस तरीके से हम मिसाइल्स को उनके लॉन्च बेसिस पे
कैटेगराइज कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि हम किस तरीके से हम अपने मिसाइल को रेंज के बेसिस पे डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारी शॉर्ट रेंज मिसाइल, उसके बाद आता है मीडियम रेंज मिसाइल, और उसके बाद आता है इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल, और उसके बाद आता है हमारा इंटरकॉन्टिनेंटल मिसाइल, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा बेसिक दिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले जैसा कि आप देख सकते हैं, इट्स अ वेरी फैक्चुअल कि हमें रेंज के बेसिस पे अगर किसी मिसाइल को डिवाइड कर रहे हैं, कैटेगराइज कर रहे हैं, तो हमें उसकी रेंज को ही याद करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि शॉर्ट रेंज की जो मिसाइल होती है उनका जो रेंज है वो कितनी होती है, लेस देन 1000। ठीक है, और जैसा कि आपको पता है पृथ्वी मिसाइल की जो सीरीज है यानी पृथ्वी 1 और 2 वो शॉर्ट रेंज मिसाइल है, उनकी रेंज बहुत शॉर्ट है, उनको इतने डिस्टेंस से ज्यादा वो ट्रैवल नहीं कर सकती। ठीक है, तो उसके बाद आती है हमारी मीडियम रेंज मिसाइल। मीडियम रेंज कौन सी मिसाइल होती है, जिनकी जो रेंज होती है 1000 से 3000 किलोमीटर होती है। ठीक है, उसके बाद और उसकी जो हमारा एग्जांपल है वो कौन सी है, अग्नि 1 एंड अग्नि 2, दैट इज वी कॉल्ड मीडियम रेंज मिसाइल। उसके बाद आती है हमारी इंटरमीडिएट रेंज, और इसकी रेंज कितनी होती है, 3000 टू 5500। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी अग्नि 3 एंड अग्नि 4 मिसाइल जो है वो इसी रेंज में ही लाई करती है, यानी उनका ये जो मिसाइल है वो इतना ही डिस्टेंस ट्रैवल कर सकते हैं, इससे ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकती। उसके बाद आती है हमारी इंटरकॉन्टिनेंटल, ये वो मिसाइल है जो एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट तक ट्रैवल कर सकती हैं, यानी हमारा लॉन्च पैड यहां पर है और हम उसको इस पॉइंट से लेकर एक दूसरे कंटिनेंट तक भेज सकते हैं। ठीक है, और उसमें हमारी जो बेसिक एग्जांपल है वो कितना है, अग्नि 5 एंड अग्नि 6 एंड ऑल्सो K5। ठीक है, ये जो अग्नि 6 है और K5 है, दीज आर इन डेवलपमेंट फेज, यानी इनको अभी बनाया जा रहा है और इनके आगे टेस्ट होने हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा, किस तरीके से हम अपनी मिसाइल को रेंज के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं कि किस तरीके से हम अपनी मिसाइल को प्रोपल्शन सिस्टम के बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, ये है हमारा कैटेगराइजेशन ऑफ द मिसाइल्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम। प्रोपल्शन सिस्टम, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रोपल्शन सिस्टम क्या करता है, प्रोपल्शन सिस्टम एक पूरे सिस्टम को यानी पूरे मिसाइल को थ्रस्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें हमारा फ्यूल होता है, ऑक्सीडाइजर होता है, और उन दोनों को एक स्पार्क प्रोवाइड करके उसको थ्रस्ट प्रोवाइड करा जाता है, जिससे क्या होता है, हमारी मिसाइल आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, उसी तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से प्रोपल्शन के बेसिस पे हम मिसाइल्स को 6 पार्ट्स में कैटेगराइज कर सकते हैं। दैट इज, फर्स्ट इज आवर सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम, नेक्स्ट इज लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम, उसके बाद आता है हाइब्रिड, देन रामजेट, स्क्रैमजेट एंड क्रायोजेनिक इंजन्स। ठीक है, तो देखेंगे कि आगे किस तरीके से हम इनका डिटेल में स्टडी करते हैं। ठीक है, किस तरीके से हम इनको डिवाइड कर रहे हैं और उनका बेसिस क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट फर्स्ट आता है हमारा सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम। सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम से ही आप नाम देख सकते हैं, व्हाट इज दिस, सॉलिड। सॉलिड मींस हमारा जो फ्यूल होगा वो क्या होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, लाइक एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का एक मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, उसके अलावा कोई और भी हो सकता है। ठीक है, तो जो ये फ्यूल है, यानी जहां पर जैसे कि आप घर में गैस का यूज करते हैं गैस जलाने के लिए, दैट इज आवर एलपीजी गैस, एलएनजी गैस। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या है, हम सॉलिड मटेरियल का यूज करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो ऑक्सीडाइजर है वो हमेशा ही ऑक्सीजन रहेगा, या तो उसको लिक्विड फॉर्म में स्टोर करा जाएगा, या फिर मोस्ट ऑफ द टाइम उसको क्या करा जाता है, लिक्विड फॉर्म में ही स्टोर करा जाता है। उसका रीजन ये है कि जब कोई भी मैटर एक लिक्विड फॉर्म, कोई भी गैसेज अगर उसको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाता है तो वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करती है। तो कम स्पेस ऑक्यूपाई करने की वजह से हमारा जो फ्यूल है, एक्चुअल फ्यूल है, यानी जो सॉलिड फ्यूल है, वो ज्यादा से ज्यादा हम उसको स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारी सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम है उसमें हमारा जो फ्यूल होता है वो क्या होता है, सॉलिड फॉर्म में होता है। और उसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि सबसे पहली चीज कि वो क्या कर सकता है, इट कैन बी इजीली स्टोर्ड एंड हैंडल्ड। उसके अलावा देख सकते हैं कि वो क्या करते हैं, वो बहुत जल्दी हाई स्पीड पकड़ लेते हैं, यानी वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेते हैं, और उस वजह से क्या होता है, वो बहुत जल्दी, यानी उनका पिकअप बहुत ज्यादा होता है, यानी वो क्विकली 1 सेकेंड में ही इतना डिस्टेंस, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर पाते हैं।
ठीक है। उसके अलावा क्या करते हैं कि यानी बिकॉज ऑफ दी उसको लार्ज थ्रस्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। लार्ज थ्रस्ट प्रोवाइड करने का मतलब ही यही है कि वो 1 सेकंड में ज्यादा से ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर सके, ठीक है। दिस इज द बेसिक ऑफ आवर सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम। देखते हैं कि किस तरीके से इनका डिजाइन होता है, ठीक है। दिस इज अवर मिसाइल सिस्टम, ठीक है। ये क्या है, हमारी मिसाइल है और उसका पूरा का पूरा एक नॉर्मल एक पिक्चराइज है, ठीक है, पिक्चर है। अब अगर मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड करूं, इट कुड बी आवर टिप, ये हमारी क्या होती है, ये क्या है, हमारी टिप होती है, ठीक है। और उसके बाद ये क्या है, हमारी केसिंग होती है, केसिंग यानी बाहर की फ्रेमिंग होती है ये, ठीक है, जिसे फ्रेमिंग भी कहते हैं। और ये क्या है, हमारा स्पार्क प्लग। ये क्या करता है, हमारे सिस्टम के अंदर जहां पर अगर मुझे फ्यूल पहुंचाना है, ठीक है, वहां पर उसको क्या करता है, स्पार्क प्रोवाइड करता है। क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जब आप घर में गैस जलाते हैं तो आप एक लाइटर का यूज करते हैं, वो क्या करता है, उसको इग्निशन प्रोवाइड करता है। उसी तरीके से जब सॉलिड फ्यूल है तो सॉलिड फ्यूल को भी एक स्पार्क प्रोवाइड कराया जाता है ताकि वो इग्नाइट हो सके, उसमें आग लग सके। और जब वो आग लगती है तो पूरे मिसाइल सिस्टम को थ्रस्ट प्रोवाइड होता है, ठीक है। तो यही हमारा इग्निटर होता है जिससे हमें उसे इग्निशन प्रोवाइड होता है। और ये क्या है हमारा, ये है हमारा सॉलिड फ्यूल, ठीक है। ये क्या है, हमारा सॉलिड फ्यूल, जो कि आपको ब्लैक कलर की फॉर्म में नजर आ रहा होगा, ठीक है। और ये क्या होता है, नोजल। और नोजल क्या है, बहुत ही स्मॉल होती है उसका, यानी उसका जो स्पेसिंग होती है, यानी जहां से हमारी बर्निंग गैस एग्जॉस्ट होती है उसका जो स्पेस होता है वो बहुत कम ही रखा जाता है, ठीक है। तो इसका जो बेसिक जो हम जानना चाह रहे हैं वो क्या है कि वो किस तरीके से उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। ये होता है हमारा सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम का स्ट्रक्चर। और अगर हम बात करें कि हमारा जो सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम होता है, यानी सॉलिड जो प्रोपल्शन सिस्टम में हमारा सॉलिड मटेरियल होता है, उसमें ऑक्सीजन कहां से आती है, इसको 2 तरीके से प्रोवाइड करा जाता है। या तो अगर हम सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम में सॉलिड पाउडर फॉर्म में रखते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को अलग से एक और चैम्बर में रख देते हैं, यानी ऑक्सीडाइजर को एक अलग चैम्बर में रख दिया जाता है और उन दोनों को एक पर्टिकुलर यानी कंबशन चैम्बर में ला के मिलाया जाता है और वहीं पर उसको क्या करा जाता है, इग्निशन प्रोवाइड करा जाता है और जिससे उसमें आग लगती है। लेकिन कुछ सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम में यह होता है कि हम क्या करते हैं, ऑलरेडी ही हम ऑक्सीजन और हमारे सॉलिड फ्यूल को पहले से ही क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इसमें आपको दिख रहा होगा कि एक कुछ ब्लू कलर के डॉट्स हैं और कुछ हमारे रेड कलर के डॉट्स हैं, जिसमें एक हमारा क्या है, सॉलिड फ्यूल है और दूसरा क्या है, हमारा ऑक्सीडाइजर है। अब यहां पर हमें क्या करना है, अब हमें सिर्फ इधर इग्निशन देना है जिससे इस पूरे सॉलिड फ्यूल में आग लगती है और वो क्या करते हैं, बहुत जल्दी ही बहुत क्विकली क्या करते हैं, इनको थ्रस्ट, पूरे मिसाइल सिस्टम को थ्रस्ट प्रोवाइड होता है और हमारा मिसाइल सिस्टम एकदम से आग पकड़ता है और बहुत हाई स्पीड में आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये था हमारा सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम। आइए आगे देखते हैं हम लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम के बारे में, जिसमें हमें पता चलेगा कि किस तरीके से हमारा सॉलिड से लिक्विड किस तरीके से बेटर है या उसका किस तरीके से यूज करा जाता है, ठीक है। जैसे कि हमने अभी देखा कि सॉलिड प्रोपल्शन सिस्टम में हमारा जो फ्यूल है वो सॉलिड फॉर्म में होता है, उसी तरीके से हम यहां पर अपना फ्यूल जो है लिक्विड फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से रखते हैं, हम यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम देखा गया है कि लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करा जाता है। और जैसा कि हमें पता है कि जो हाइड्रोजन है इट्स अ गैसियस फॉर्म, अब हम क्या करते हैं, उसको लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। तो जब लिक्विफाइड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उसको कंप्रेस करा जाता है, उस टेक्निकल प्रोसेस के थ्रू उसको पास करा जाता है और उस गैस को हम क्या करते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। बेसिकली हमारा लिक्विड फ्यूल होता है। इसके अलावा और भी फ्यूल होते हैं जिनका हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि आपने नॉर्मली देखा होगा कि आप अपनी बाइक में या स्कूटर में लिक्विड का ही यूज करते हैं, दैट इज अवर पेट्रोल। और अगर मैं कार्स की बात करूं तो उसमें डीजल का भी यूज करा जाता है, ठीक है। तो उसी तरीके से यहां पर इसके एडवांटेज क्या है, फर्स्ट वन ऑफ द एडवांटेज इज दैट कि हम क्या कर सकते हैं कि इसको कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि जब हमारा सिस्टम लिक्विड हो यानी फ्यूल जो हमारा लिक्विड होता है तो हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में जब कभी आप पानी आता है तो पानी को किस तरीके से कंट्रोल करते हैं, आपने एक टैप लगा रखा होता है, यानी एक ब्लोकर लगा रखा होता है, यानी वो क्या करता है, पानी को ब्लॉक कर सकता है। जैसे ही आप उसको एक तरफ टर्न करते हैं तो वो पानी फ्लो करना स्टार्ट कर देता है और दूसरी तरफ करते हैं तो वो पानी बंद हो जाता है। उसी तरीके से जब हम लिक्विड फ्यूल का यूज करते हैं यानी लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में लिक्विड फ्यूल का यूज करते हैं तो हम उसी तरीके से पंप्स के थ्रू इसको कंट्रोल कर सकते हैं
किसी भी इमरजेंसी कंडीशन में इसका कंट्रोल करा जा सकता है। लेकिन यहां पर इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है कि इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहां पर इनका स्टोरेज जो है वो क्या है, बहुत मुश्किल रहता है। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि द स्टोरेज ऑफ मिसाइल विद लिक्विड फ्यूल इज डिफिकल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम एक हाइड्रोजन को क्या कर रहे हैं, गैसेस को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसे माइनस टेम्परेचर में ले जाना पड़ता है। माइनस में क्यों ले जाना पड़ता है, और या फिर अगर हम लिक्विड हाइड्रोजन नहीं भी कर रहे, लिक्विड का कोई भी मटेरियल जो होता है उसको हैंडल करना काफी डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो इसीलिए अगर आपने देखा भी होगा कि अगर हम बात करें लिक्विड फ्यूल की, जहां पर आप अपने पेट्रोल पंप पे जाते हैं और वहां से अपना फ्यूल भर कर आते हैं, तो वहां पर भी लिक्विड्स को क्या करा जाता है, अंडरग्राउंड बेसमेंट में ही स्टोर करा जाता है, ताकि उसमें आग ना लग सके, उसको काफी ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। इसीलिए हमारा जो लिक्विड सिस्टम होता है उसको हैंडल करना काफी डिफिकल्ट होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, तो यही हमारे बेसिक, और सबसे बड़ी बात क्या है कि लिक्विड का सबसे बड़ा एडवांटेज भी क्या है कि वो क्या करता है, उसमें काफी ज्यादा हाई एनर्जी होती है एज कंपैरिजन टू अवर सॉलिड फ्यूल। उसमें ज्यादा एनर्जी होती है पर यूनिट मास, यानी वो ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो इसी वजह से लिक्विड सिस्टम जो है वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल रहता है। ठीक है, तो उसका काफी अलग अलग स्टेजेस में उसका यूज करा जाता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें लिक्विड सिस्टम किस तरीके से काम करता है, तो जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन में, एक हमारा क्या है, ऑक्सीडाइजर, और दूसरा क्या है, हमारा फ्यूल। और यहां पर ये जो चीजें हैं, ये जो चीज है, ये दो चीज क्या है, हमारे ये पंप है। इसके थ्रू ही हम क्या करते हैं, हम अपने फ्यूल को कंट्रोल करते हैं। जैसे हमें रिक्वायरमेंट है हम उतना ही फ्यूल देते हैं, और उसी तरीके से हमारा सिस्टम को पूरा थ्रस्ट प्रोवाइड होता है, और उसी स्पीड से ही हमारा आगे, यानी पूरी की पूरी जो मिसाइल है आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट करती है। और ये क्या है, हमारा कंबशन चैम्बर। और ये कंबशन चैम्बर क्या करता है, कंबशन चैम्बर में ही जाके हमारा फ्यूल मर्ज होता है और वहीं पर उसे इग्निशन प्रोवाइड होता है, और जिससे क्या होता है, यहां से उसके एट द एंड यहां से नीचे नोजल होता है, और उस नोजल से उसमें से बर्निंग फॉर्म में गैस एग्जॉस्ट होती है और पूरा मिसाइल को थ्रस्ट प्रोवाइड होता है। इस तरीके से हमारा लिक्विड फ्यूल जो है लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम में हमारा यूज करा जाता है। चलिए आइए देखते हैं कि आगे की तरफ हमारा क्या है। आगे हमारा है हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम। हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम में हम क्या करते हैं, हम लिक्विड और सॉलिड दोनों का ही यूज करते हैं। ठीक है, या तो हम क्या करते हैं, यानी इसका मतलब क्या है कि हम दोनों के डिसएडवांटेजेस को कवर कर रहे हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमने देखा कि लिक्विड में कुछ डिसएडवांटेज हैं, कुछ डीमेरिट्स हैं, और कुछ हमारे सॉलिड सिस्टम में कुछ डीमेरिट्स हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उन दोनों का यूज करके उसके डीमेरिट्स को ओवरकम करते हैं, जिससे क्या होता है, दोनों के डीमेरिट्स क्या होते हैं, कुछ हद तक, कुछ लेवल तक कम हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको अगर हम देखें तो वो कैसे, किस तरीके से काम करता है, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है हमारा कंबशन चैम्बर, और ये क्या है हमारा ऑक्सीडाइजर। ऑक्सीडाइजर अगेन, ऑक्सीडाइजर इज ऑलवेज ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो ऑक्सीजन है वो हमेशा क्या रहेगा, हमारा ऑक्सीडाइजर की फॉर्म में यूज करा जाएगा, और इस बार हम क्या करते हैं, हम अपने फ्यूल को सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करके रख देते हैं, लाइक दिस। ठीक है, ये क्या है हमारा सॉलिड, ये सॉलिड की फॉर्म में हमेशा रखा रहेगा फ्यूल। अब यहां पर हमारा क्या काम रहेगा, हम क्या करते हैं, अब हमारा मेन काम क्या है, ये क्या था हमारा कंबशन चैम्बर। ठीक है, अब इसी कंबशन चैम्बर में हमारा फ्यूल है, और अब हम क्या करेंगे, इस लिक्विड ऑक्सीडाइजर का यूज करके, ठीक है, और इस पंप सिस्टम का यूज करके हम लिक्विड को कंट्रोल करते हैं और उस डीमेरिट्स को ओवरकम करने की कोशिश करते हैं। यहां से क्या होगा, हमारा लिक्विड ऑक्सीडाइजर इस पंप से इस सिस्टम के अंदर जाएगा, जिससे सॉलिड फ्यूल को ऑक्सीजन प्रोवाइड होगी, और यहीं पर क्या होता है, एक स्पार्क प्लग होता है, जिससे उसको उस फ्यूल को ऑक्सीजन भी मिलती है और एक साथ साथ स्पार्क यानी इग्निशन भी प्रोवाइड होता है, जिस वजह से क्या होता है, जिस वजह से इस पूरे सिस्टम को थ्रस्ट प्रोवाइड होता है। कैसे, क्योंकि इसमें आग लगने के बाद जो बर्निंग गैसेज हैं वो इधर से नीचे की तरफ एग्जॉस्ट करना स्टार्ट हो जाती हैं, और जिससे क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देता है। तो यही हमारा हाइब्रिड सिस्टम का सबसे बड़ा एडवांटेज है। ठीक है, इसके बाद आगे देखते हैं, इसके बाद आगे आता है हमारा क्रायोजेनिक सिस्टम। व्हाट इज क्रायोजेनिक सिस्टम, उसमें क्या होता है, हम अपने फ्यूल को, यानी फ्यूल जो होता है वो दोनों के दोनों हमारे लिक्विड फॉर्म में यूज करे जाते हैं। ठीक है, यानी हम अपना ऑक्सीडाइजर भी क्या कर रहे हैं, लिक्विड फॉर्म में यूज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमारा जो फ्यूल है, यानी जो अभी हम सॉलिड फॉर्म में देख रहे थे, वो दोनों ही क्या होते हैं, वो हमारे लिक्विड फॉर्म में यूज करे जाते हैं। और उन दोनों को लिक्विड फॉर्म में, यानी मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि जो मेनली जो क्रायोजेनिक है वो क्या होता है, वो हमारे -डिग्री टेम्परेचर में हमारा
अटेन करा जाता है। यानी क्रायोजेनिक इज अ सिस्टम जो कि हमारे -डिग्री में अचीव होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करते हैं तो लिक्विड ऑक्सीजन को पहुंचाने के लिए हमें -180 से भी नीचे जाना पड़ता है, और उसके साथ साथ अगर मुझे लिक्विड हाइड्रोजन को कन्वर्ट करना, यानी हाइड्रोजन गैस को अगर मुझे लिक्विड हाइड्रोजन में कन्वर्ट करना है तो मुझे अपने टेम्परेचर को, यानी हाइड्रोजन को एक ऐसे टेम्परेचर में रखना होगा जिसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -250, इवन लेस देन -250। ठीक है, तो इस वजह से क्या है कि इसको हैंडल करना इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हमें उसको हमेशा क्या करना है, हमेशा गैस फॉर्म में ही रखना है। ठीक है, तो यहां पर सबसे अच्छी बात क्या है कि यहां पर हम इसको क्या कर सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जब कोई चीज लिक्विड फॉर्म में आ जाती है तो हम वाल्व का यूज करके, पंप का यूज करके हम उसको क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से जो लिक्विड फ्यूल है और जो लिक्विड ऑक्सीजन है उसको क्या करा जाता है, कंबशन चैम्बर में पंप करा जाता है, और पंप करने के बाद वहां पर वो क्या होता है कि जैसा कि हमें पता है कि कोई भी लिक्विड फॉर्म में है, यानी अगर मैं क्रायोजेनिक सिस्टम की बात करूं, जैसा कि हमने बोला कि यहां पर लिक्विड हाइड्रोजन का यूज करा जा रहा है और उसके साथ साथ लिक्विड ऑक्सीजन का यूज करा जा रहा है, तो जैसे ही वो सिस्टम, यानी वो ऑक्सीजन जो कि लिक्विड फॉर्म में है, अगर उसको -180 डिग्री सेल्सियस पे ना रखा जाए, अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस भी बढ़ जाए, यानी -180 से -179 आएगा, तो वो लिक्विड जो सिस्टम है, यानी लिक्विड ऑक्सीजन है, वो इमीडिएटली क्या होता है, इमीडिएटली गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसी वजह से इसको कंट्रोल रखना, यानी हमें एक ऐसा कंटेनर रखना पड़ता है जिसका टेम्परेचर इस पॉइंट पे होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे ही अगर मैं उसको, उस लिक्विड ऑक्सीजन को या लिक्विड हाइड्रोजन को उस चैम्बर से बाहर निकालूंगा और पर्टिकुलर दूसरे चैम्बर में भेजूंगा, तो वो इमीडिएटली क्या होता है, एक लिक्विड फॉर्म से गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए हमारे लिए ये करना बहुत जरूरी है कि उसको इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे रखा जाए। ठीक है, तो उसके बाद क्या है कि उसको एक पर्टिकुलर चैम्बर से, यानी उस पर्टिकुलर चैम्बर से निकाला जाता है और दूसरे चैम्बर में भेजा जाता है जहां पर हमारा कंबशन होता है, और वहीं पर उसे एक स्पार्क प्रोवाइड करा जाता है, और लिक्विड होने की वजह से उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है पर यूनिट मास। ठीक है, यानी एक छोटा सा मास बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड कर सकता है, यानी एक पर्टिकुलर जो ग्राम है वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखते हैं किस तरीके से हमारा जो क्रायोजेनिक सिस्टम है वो किस तरीके से काम करता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये दो जो हैं, ये दो जो चैम्बर आपको नजर आ रहे हैं वो क्या है, वो किस लिए यूज करे जा रहे हैं, वो लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को कंटेन करने के लिए। और जो आप ये सिस्टम देख रहे हैं वो क्या है, दिस इज द सिस्टम जिसमें हम लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन को भेजते हैं, और यहां पर क्या है, यहीं पर इसी चैम्बर के अंदर क्या होता है, कंबशन होता है, और यहीं पर ही इस पूरे कॉम्प्लेक्स सिस्टम के थ्रू उसे इग्निशन प्रोवाइड करा जाता है, और यही पूरा सिस्टम क्या करता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड कराता है पूरे मिसाइल को। ठीक है, मिसाइल यानी यही इसी चैम्बर में आके हमारे लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बर्स्ट होते हैं, यानी उनमें आग लगती है, और फिर उसके बाद वो मिसाइल जो है उसको पूरा थ्रस्ट प्रोवाइड होता है और वो आगे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको बताया अभी कि ये दो चैम्बर जो हैं, उन दो चैम्बर में, इन दोनों चैम्बर में हमें टेम्परेचर ऐसा मेंटेन करना पड़ता है कि हमारा जो ऑक्सीजन है या हाइड्रोजन है वो दोनों के दोनों लिक्विड फॉर्म में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या रहते हैं। इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, इट इज अ मोर एफिशिएंट एंड प्रोवाइड मोर एनर्जी। उसके जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेरिजन टू आवर नॉर्मल, यानी जो हमारा नॉर्मल लिक्विड, जैसा कि हमारा जो पेट्रोल है या डीजल है वो नॉर्मल फॉर्म में हमारे लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, उससे जो एनर्जी निकलती है उससे कंपैरिजन में हमारा जो क्रायोजेनिक फ्यूल होते हैं वो बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। उसके साथ साथ हमारा जो देखने को मिलता है कि जिसकी वजह से अगर मैं किसी चीज को गैस से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं तो वो क्या करता है, उससे हमारे लिए उसको स्पेस में, यानी उसको जब हम कंप्रेस कर देते हैं वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, जिस वजह से हमारा जो पेलोड है, पेलोड यानी हमारा जो चीज हमें कहीं पे भेजनी है वो क्या करते हैं, हम उसको ज्यादा ऑक्यूपाई कर सकते हैं, यानी उसमें ज्यादा स्पेस उसके लिए प्रोवाइड हो जाता है। उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसमें जो एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड होती है। ठीक है,
ठीक है, तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इसमें जो एनर्जी है वो बहुत ज्यादा प्रोवाइड होती है एज कंपेरिजन टू आवर लिक्विड, जो कि नॉर्मल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन, जो कि नॉर्मल स्टेट में यानी रूम टेम्परेचर पर वो गैस फॉर्म में मिलते हैं। उस गैस को हमें लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हमें क्रायोजेनिक सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसके साथ साथ इसके डीमेरिट्स भी हैं। डीमेरिट्स क्या है कि इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम, जैसा कि अभी हमने लास्ट पिक्चर में देखा कि इसको मेंटेन करना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो जैसा कि आप देख सकते हैं क्रायोजेनिक सिस्टम इज अ टेक्निकली वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम कंपेयर टू सॉलिड और अर्थ स्टोरेबल लिक्विड प्रोपेलेंट्स। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि ड्यू टू इट्स यूज ऑफ प्रोपेलेंट्स और एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर एंड एसोसिएटेड थर्मल एंड स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। ठीक है, यही इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट है कि अगर मैं किसी हाइड्रोजन को लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो उसको उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेंटेन रखना पड़ेगा। अगर जैसे ही वो टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इमीडिएटली वो लिक्विड जो फॉर्म में हमारा हाइड्रोजन है या ऑक्सीजन है वो इमीडिएटली क्या होता है? गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए जो हमारा सिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना होता है। ठीक है, तो ये क्या था? ये हमारा था क्रायोजेनिक सिस्टम। इसके बहुत ज्यादा एडवांटेज भी है जो कि आज के टाइम में हमारा स्पेस टेक में उसका बहुत यूज भी करा जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा रामजेट इंजन। व्हाट इज द रामजेट इंजन? रामजेट आप नाम से ही देख सकते हैं, इट्स अ जेट इंजन। और जेट इंजन आपने देखा होगा प्लेन्स में भी इन्हीं जेट इंजन का यूज करा जाता है। लेकिन यहां पर खास बात क्या है रामजेट इंजन की कि हम क्या करते हैं? अभी तक हमने जो देखा, हमारी जो मिसाइल होती है उसमें क्या होता है? फ्यूल और ऑक्सीजन दोनों उसी जगह में यानी मिसाइल के अंदर ही रखे जाते हैं, जो कि हमारा रॉकेट सिस्टम होता है जिसे हम प्रोपल्शन सिस्टम कहते हैं। लेकिन रामजेट की खास बात क्या है कि रामजेट को ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, वो एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेता है। इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? एयर ब्रीदिंग इंजन, यानी एयर ब्रीदिंग सिस्टम होता है। जैसे कि हम सांस लेते हैं वैसे ही ये भी क्या करता है? एटमॉस्फेयर से ही ऑक्सीजन लेता है। क्योंकि अगर उसको आग लगानी है यानी अगर हमें फ्यूल बर्न करना है तो हमें दो चीजों की जरूरत है। एक फ्यूल यानी हमारा लिक्विड हाइड्रोजन या फिर हमारा सॉलिड फॉर्म में एल्युमिनियम या हमारे डिफरेंट पाउडर यूज करे जाते हैं, जिसका भी हम यूज करना चाहें। उसके साथ हमें चाहिए ऑक्सीजन और उसके साथ क्या चाहिए? हमें स्पार्क। लेकिन नॉर्मली क्या होता था अभी तक, जो कि हमने देखा अपने लास्ट स्लाइड्स में, कि हमारे पास जो भी प्रोपल्शन सिस्टम थे उसमें ऑक्सीजन यानी ऑक्सीडाइजर ऑलरेडी फिटेड होता था। लेकिन रामजेट इंजन की खास बात यही है कि इसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, जिस वजह से वो क्या करता है? बेसिकली वो एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन लेता है। और जब उसको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है यानी हमें ऑक्सीजन रखने की उसके अंदर हमें ऐसा कोई कंटेनर बनाने की जरूरत नहीं है कि ऑक्सीजन उसमें रखा जाए, तो जिससे क्या होता है? हमारा ज्यादा से ज्यादा वो फ्यूल कैरी कर सकता है। ठीक है, तो यही खास बात होती है रामजेट इंजन की। और रामजेट इंजन करता कैसे है? बेसिकली क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? रामजेट इंजन क्या करता है? वो क्या करता है? सुपरसोनिक स्पीड पे ही काम करता है। कैसे? बेसिकली होता क्या है? ये हमारी क्या है? ये है हमारी मिसाइल। जब ये मिसाइल मूव कर रही है तो सबसे पहले क्या करती है? वो जीरो की स्पीड से ट्रैवल करना स्टार्ट करते हैं, यानी वो जब ऊपर जाती है तो वो जीरो की स्पीड से ट्रैवल करती है। फिर क्या होता है? धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है और एटमॉस्फेयर में ये ट्रैवल करती है। ठीक है, एटमॉस्फेयर में जब ये ट्रैवल करती है तो ट्रैवल करते करते उसकी जो स्पीड है वो इंक्रीज होती चली जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्पीड यानी सुपरसोनिक स्पीड आने के बाद ये क्या करता है? यानी वो क्या करा जाता है इस तरीके की, यानी रामजेट इंजन जहां यूज होता है उससे पहले उसको एक और स्टेज प्रोवाइड कराई जाती है ताकि क्या हो सके? ये जो हमारी पूरी मिसाइल सिस्टम है वो सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंच सके। क्यों? क्योंकि जब हमारा रामजेट इंजन सुपरसोनिक स्टेज पे ही काम करता है, यानी उसके अंदर जो एयर है वो सुपरसोनिक स्पीड से अंदर जानी चाहिए। ठीक है, यहां पर क्या होता है? एक सिस्टम, एक पर्टिकुलर होल होता है या आप कह सकते हो एक पर्टिकुलर सिस्टम होता है, जिससे क्या होता है? जो एयर होती है वो अंदर की तरफ ट्रैवल करती है। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि आपने नॉर्मली देखते होगे कि हमारी जो एयर है वो नॉर्मली स्टिल रहती है, कुछ जगह पे मूव करती है, यानी वो विंड कहलाती है। ठीक है, तो जब ये मूव करती है तो क्या होता है कि हमारी एयर स्टिल है, लेकिन हमें क्या चाहिए कि हमारी जो एयर है वो इसके अंदर क्या करे? एक सुपरसोनिक स्पीड से अंदर जाए। ठीक है, तो उस सुपरसोनिक स्पीड से अंदर जाने के लिए हमारी मिसाइल को सुपरसोनिक स्पीड से ट्रैवल करना पड़ता है। तो इसीलिए क्या करा जाता है? इसको पहले एक पर्टिकुलर स्टेज प्रोवाइड कराई जाती है, जिससे क्या होता है? उस पर्टिकुलर स्टेज से थ्रस्ट प्रोवाइड होता है और वो स्टेज क्या करती है? इस मिसाइल को जीरो से लेकर सुपरसोनिक स्पीड तक
पहुंचाती है। और जैसे ही ये मिसाइल सुपरसोनिक स्टेज पे आ जाती है तो हमारा रामजेट इंजन, यानी जो हमारी सेकंड स्टेज है बेसिकली रामजेट इंजन, वो क्या होता है, एक्टिवेट हो जाता है और जो पीछे का जो थ्रस्ट प्रोवाइडिंग सिस्टम होता है वो उससे डिटैच हो जाता है। तो जो बाकी बचा हुआ सिस्टम रहता है वो हमारा क्या रह जाता है, वो हमारा रामजेट रह जाता है। और वो क्या करता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पिछली वाली स्टेज थी उसने क्या करा, उसे सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचा दिया है। तो अब जो भी एयर होगी वो सुपरसोनिक स्पीड से ही इसके अंदर जाएगी। तो जैसे ही सुपरसोनिक स्पीड से एयर अंदर जाएगी तो क्या होगा, वो एयर क्या करेगी, अंदर जो फ्यूल रखा हुआ है उसके साथ मर्ज होएगी, उसको स्पार्क प्रोवाइड होगा और कॉन्टिन्यूअसली उसको क्या करेगा, वो थ्रस्ट प्रोवाइड करती रहेगी। यहां से हमारी एयर आती है अंदर और अंदर फ्यूल के साथ मर्ज होती है, जहां पर ऑलरेडी फ्यूल थोड़ा बहुत बर्न हो रहा होता है पहले से ही, और जिस वजह से क्या होता है, उसको बाहर से फ्यूल जो होता है वो इस तरीके से पीछे की तरफ से एग्जॉस्ट निकलता रहता है, यानी बर्निंग फॉर्म में। तो जिस वजह से क्या होता है, इसको बहुत हाई स्पीड प्रोवाइड हो जाती है, जिससे वो सुपरसोनिक स्पीड से भी, इवन उससे भी ज्यादा स्पीड से बेसिकली ट्रेवल करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो यही हमारा क्या होता है, यही हमारा रामजेट इंजन होता है। तो यही इसकी खास बात है कि इसको पर्टिकुलरली किसी फ्यूल की, यानी उसमें किसी पर्टिकुलर ऑक्सीडाइजर की रखने की जरूरत नहीं होती। लेकिन इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज कह सकते हैं या फिर इसकी रिक्वायरमेंट कह सकते हैं कि रामजेट इंजन एक पर्टिकुलर स्पीड पे जाके ही काम करता है, दैट इज आवर सुपरसोनिक स्पीड। क्योंकि हमारी जो गैस है वो क्या होनी चाहिए, सुपरसोनिक स्पीड से ही अंदर जानी चाहिए। जब वो सुपरसोनिक स्पीड से अंदर जाएगी गैस, यानी ऑक्सीजन जब हमारी सुपरसोनिक स्पीड से इस इंजन के अंदर जाएगी तो क्या होगा, वो फ्यूल के साथ मर्ज होगी और उससे भी ज्यादा स्पीड से वो आगे की तरफ ट्रैवल करना स्टार्ट कर देती है। ठीक है, तो यही हमारी खास बात है रामजेट इंजन की। उसके बाद आता है, जैसा कि हम देख सकते हैं इसमें, व्हाट इज दिस, इट अचीव द कंप्रेशन ऑफ इनटेक एयर। जो हमारी अंदर की तरफ जो एयर आ रही है वो किस स्पीड पे, यानी वो जस्ट टेकन बाय द फॉरवर्ड स्पीड ऑफ द एयर व्हीकल। यानी जो हमारी एयर है वो क्या कर रही है, वो कंप्रेस होती है और अंदर आती है, अंदर आने के साथ साथ ही कंप्रेस होती है। और वो क्यों होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द स्पीड ऑफ द व्हीकल। इसीलिए हमारी व्हीकल को सुपरसोनिक स्पीड तक पहुंचाना होता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि रामजेट का डिजाइन ऐसा होता है कि जैसे ही एयर अंदर आती है वो क्या करता है, वो उस डिजाइन की वजह से, इतनी ज्यादा स्पीड होने की वजह से एयर क्या करती है, अंदर आते ही कंप्रेस हो जाती है। फिर उसके बाद देखने को मिलता है कि द फ्यूल इज इंजेक्टेड एंड इग्नाइटेड। मैंने जैसे कि बताया कि जैसे ही एयर अंदर आएगी और क्या होगा, फ्यूल उसके अंदर मर्ज होगा उसके साथ और उसको इग्निशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ क्या होता है, द एक्सपेंशन ऑफ हॉट गैसेज आफ्टर fuel injection and combustion accelerate the exhaust air to the velocity higher than at the inlet, create the positive push। जैसे कि मैंने बताया कि सुपरसोनिक स्पीड से अंदर एयर जो है अंदर आ रही है, लेकिन उससे भी ज्यादा स्पीड से क्या होता है, हमारी जो एग्जॉस्ट है, जो एग्जॉस्ट यानी बर्निंग गैसेज है, वो उससे भी ज्यादा स्पीड से इस मिसाइल के पीछे से निकलती है, जिस वजह से उसे आगे की तरफ उतनी ही स्पीड से थ्रस्ट मिलता है एज पर द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया था, एयर एंटरिंग द इंजन शुड बी एटलीस्ट सुपरसोनिक स्पीड, जिससे क्या होता है, सो दैट द एरियल व्हीकल मस्ट मूविंग इन द सुपरसोनिक स्पीड। जो हमारी व्हीकल है वो फिर इसी वजह से इवन सुपरसोनिक स्पीड से भी ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करना स्टार्ट कर देती है। तो इसीलिए हमारे एयर जो क्या है, हमारा रामजेट इंजन कैन नॉट प्रोपेल एट द एरियल फ्रॉम द 0 टू सुपरसोनिक स्पीड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो हमारे रामजेट इंजन है वो 0 से लेकर सुपरसोनिक स्पीड तक काम नहीं करता, उसको पहले सुपरसोनिक स्पीड तक ले जाया जाता है यूजिंग फर्स्ट स्टेज, और जैसे ही हमारी व्हीकल सुपरसोनिक स्टेज तक पहुंच जाती है वो फर्स्ट स्टेज अलग हो जाती है और हमारा रामजेट इंजन एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो इसकी खास बात यही है कि इसको बाहर से ऑक्सीजन लेता है, इसको अंदर किसी ऑक्सीजन रखने की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें सबसे खास बात यही है कि ये सुपरसोनिक स्पीड से ट्रेवल भी करता है। जितनी स्पीड से एयर आती है अंदर, उससे भी ज्यादा स्पीड से क्या करता है कि इसकी जो स्पीड है उससे भी ज्यादा रहती है इन द फॉरवर्ड मोशन। ठीक है, तो इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद ये तो हमारा हो गया रामजेट इंजन। उसके बाद आता है हमारा स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन की खास बात क्या है कि ये भी वही उसी टाइप पे, उसी बेसिस पे ही काम करता है, लेकिन फर्क क्या है कि हमारा जो रामजेट इंजन है सुपरसोनिक स्पीड से ऊपर जाने पर वो काम करना बंद कर देता है। तो जो हमारा जो क्या कहते हैं स्क्रैमजेट इंजन है वो क्या है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, दैट इज एस इज व्हाट, द सुपरसोनिक कंबशन रामजेट। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है हमारी, सुपरसोनिक कंबशन रामजेट। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी खास बात यही है कि जब सुपरसोनिक स्पीड से हमारा रामजेट ऊपर जाने की कोशिश करता है
तो वो क्या होता है, वो उस पर्टिकुलर स्पीड पे आते ही रुक जाता है या उसमें वो काम करना बंद कर देता है। तो इसीलिए उसको सुपरसोनिक स्पीड पे ही रखा जाता है। लेकिन जब स्क्रैमजेट है वो इससे भी हायर स्पीड पे काम करता है और उसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो हाइपरसोनिक स्पीड तक ट्रैवल कर सके, जो कि अभी रिसेंट डेवलपमेंट स्टेज पे है और इसका सक्सेसफुली टेस्ट भी करा है, काफी कंट्री कर चुकी है, इवन इसरो ने भी इसका टेस्ट करा है। ठीक है, तो अभी ये बेसिकली डेवलपमेंट स्टेज में है, अभी इसको प्रॉपर तरीके से इंप्लीमेंट स्टेज में नहीं लाया गया है, लेकिन ये काफी हेल्पफुल है, इसका काफी जगह यूज करा जा सकता है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा बेसिकली प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है, यानी प्रोपल्शन सिस्टम है क्योंकि इसमें भी क्या है कि ये एयर ही ले रहा है अंदर और फ्यूल ऑलरेडी अंदर रखा हुआ है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, जिसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ टाइप, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्च, ऑन द बेसिस ऑफ आवर रेंज, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है, तो आगे की वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, आगे की वीडियो में हम ये देखेंगे कि इंडिया ने कौन कौन से प्रोग्राम्स को डेवलप करा है और वो कौन कौन से मिसाइल्स को डेवलप कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोग्राम के अंडर वो आगे कौन कौन सी मिसाइल डेवलप करने वाले हैं और उनका क्या क्या सिग्निफिकेंस है, क्योंकि हमें यह भी जानना जरूरी है कि क्यों एक पर्टिकुलर मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। ठीक है, हम अगर बात करें बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की, उसका रीजन क्या है, उसको क्यों बनाया गया है, उसको भी जानना जरूरी है, उसका सिग्निफिकेंस जानना भी जरूरी है, जिसे हम आगे की हमने लेक्चर सीरीज में देखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा जो क्लासिफिकेशन कितना जरूरी है और इसी के बेसिस पे ही, उस क्लासिफिकेशन के बेसिस पे ही हम क्या करते हैं, अपनी मिसाइल को डिजाइन करते हैं। ठीक है, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने ये सारी चीजें जानी। उसी तरीके से हमारे साथ बने रहिए और आगे की अपडेट्स जानने के लिए और आगे की लेक्चर सीरीज सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए कि किस तरीके से हमारी आगे की साइंस एंड टेक की लेक्चर सीरीज रहेगी। ठीक है, ओके, थैंक यू।